हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक बैड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है हम अच्छी न्यूज़ को ही एक्सपेक्ट करें। कभी कभी ख़राब न्यूज़ भी आती है, या देखा जाए ज़्यादातर आप ख़राब न्यूज़ को ही सुनोगे। ठीक है, जो अच्छी न्यूज़ है वो कम ही सुनने को देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम ख़राब न्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकॉनमी स्टॉक मार्केट को लेकर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम न्यूज़ को ही कवर करते हैं कि बहुत सालों बाद ऐसा अब पहली बार हुआ है कि जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ना, उसकी जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं उसमें इंडिया की एक भी कंपनी नहीं है। तो ये सबसे ख़राब न्यूज़ है फ्रेंड्स आज की। और वर्ल्ड की जो 100 लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं ना, उसमें भी इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। तो ये सबसे ख़राब न्यूज़ है। किसी भी इंडेक्स का पार्ट होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इन्फ्लो बहुत ज़्यादा आता है। ग्लोबल लेवल पर आपको एक रिकग्निशन मिलती है, तो उसके बेसिस पर आप इन्फ्लो आता है। ठीक है, तो कैपिटल इन्फ्लो होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो अब हुआ क्या है कि जो AI के लिंक्ड स्टॉक्स हैं ना, AI के रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, उनको जगह मिली है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में टॉप 10 में। और जो इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है टॉप 10 में। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल बेंचमार्क है, इंडेक्स है, जिसमें 24 जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ग्लोबल लेवल पे 24 डेवलपिंग नेशंस हैं, उन कंट्रीज़ में से लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स निकाले जाते हैं और इस इंडेक्स का वो पार्ट बनते हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात होती है कि ग्लोबल लेवल पर हमें एक रिकग्निशन मिलती है। अब कंट्रीज़ की तो बात हो गई, 24 कंट्रीज़ होती हैं। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कितनी कंपनीज़ होती हैं? जैसे हमारे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ हैं, तो इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 1205 स्टॉक्स होते हैं, बंच होता है। वो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ 24 कंट्रीज़ में से सिलेक्ट किए जाते हैं और वो इस इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की पूरी डिटेल। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि निफ्टी 50 है। ठीक है, ये भी हमारा एक इंडेक्स ही है। इसमें कितनी कंपनीज़ हैं? 50। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है, ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग मींस इंडेक्स में पैसा लगा देना या ETF ले लेना। ठीक है, तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आप एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं लेना चाहते, आप इंडेक्स को ही ट्रैक करके अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप सीधा निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगा दोगे या ETF में पैसा लगा दोगे। तो आपका पैसा पूरे के पूरे इंडेक्स के 50 कंपनीज़ में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को जिसमें पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस इंडेक्स को वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर वो किसी एक कंपनी में, 2 कंपनीज़ को ट्रैक नहीं करना चाहते, तो वो पूरे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसमें पैसा लगा देते हैं। तो जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वो उस इंडेक्स के कंपनीज़ में चली जाएगी। ठीक है, और जैसे निफ्टी 50 में भी वेटेज होती है कंपनीज़ की। जैसे हमारी कंपनी, जैसे इस इंडेक्स में वेटेज है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो आउट परफॉर्म करेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसकी वेटेज इंक्रीज़ हो जाती है। जो अंडर परफॉर्म करेगा उसकी वेटेज रिड्यूस हो जाती है। और जो मतलब बिल्कुल ही जिसने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या आने वाले टाइम में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो उसकी जो उसको तो मतलब एग्जिट कर देते हैं इंडेक्स में से, कि बाहर निकाल देते हैं। तो वेटेज असाइन की जाती है इंडेक्स में। जितनी ज़्यादा वेटेज उतना ज़्यादा फिर इन्फ्लो भी आएगा। ठीक है, जितनी कम वेटेज उतना कम इन्फ्लो। तो अब हुआ क्या है फ्रेंड्स, जो इंडिया की ओवरऑल वेटेज है ना इस इंडेक्स में, वो 10.87% होगी, है नियरली हाफ आफ्टर 2024। ठीक है, तो इससे डबल थी 2024 में, अब हाफ ही रह गई 10.87। तो इसका भी देखो फ्रेंड्स नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर वेटेज कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्फ्लो भी कम होगा। अब वेटेज ज़्यादा किसकी हुई है? जैसे कि आप देख सकते हो ताइवान, उसकी सबसे ज़्यादा है 26.41, साउथ कोरिया की 23.06 और चाइना 20.36।
तो आप ये मतलब देख सकते हो कि जो कंपनीज़, जो कंट्रीज़ एआई में, सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं, उनकी वेटेज इंक्रीज़ हो गई और हमारा कोई एआई में ओवरऑल कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर नहीं था, कोई इतना एग्रेसिवली हम काम नहीं कर रहे थे, इतना अच्छा हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी एआई में, तो हमारी वेटेज रिड्यूस हो गई। बाकी कंट्रीज़ की आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वेटेज है, तो जितनी ज़्यादा वेटेज उतना ज़्यादा इन्फ्लो। तो तभी हम देख रहे हैं ना कि ताइवान का मार्केट, साउथ कोरिया का मार्केट, चाइना का मार्केट इतना टॉप पे कैसे है? इनफ्लो सबसे ज़्यादा टॉप पे कैसे जाएंगे? इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है तो फिर इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है। तो ये फंड्स इनफ्लो होते हैं ना, ये डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स वेटेज के हिसाब से। जितनी हायर वेटेज होगी उतना ही ज़्यादा आपका इनफ्लो होगा, जितनी कम वेटेज होगी उतना ही कम इनफ्लो होगा। अब सेकंड जो हिट हुआ है फ्रेंड्स, जो सेकंड बैड न्यूज़ है, अब जो टॉप 10 कंपनीज़ में HDFC बैंक और रिलायंस है सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में टॉप 10 जो है रैंकिंग में, तो उसमें इंडियन कंपनीज़ है ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या था कि HDFC बैंक थे और रिलायंस थे टॉप 10 में, अब वो स्लिप हो गए टू 11th एंड 12th स्पॉट। पहले इनका रैंक क्या था? 7th एंड 8th। पहले ये टॉप 10 में 7th और 8th पे आते थे, अब ये 11th और 12th पर स्लिप कर गए और इनकी वेटेज भी है 0.8% से भी नीचे चली गई है। तो इतनी अगर कम वेटेज होगी, आप सोच सकते हो, मतलब टोटल अगर किसी ने 100 रुपये लगाना है इंडेक्स में, तो फिर 0.8% से भी कम जो है इनफ्लो इन कंपनीज़ में आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी बैड न्यूज़ थी फ्रेंड्स कि जो इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका भी वेटेज भी रिड्यूस हो गया और टॉप 10 में से भी स्लिप कर गई। अब फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात यह है कि टॉप 10 में है कौन है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें टॉप 10 में कंपनीज़ कौन कौन सी आ रही हैं। TSMC, ये ताइवान की कंपनी, आप इसका वेटेज देखो 14%। सैमसंग, कोरिया की कंपनी 7.78%। SK Hynix, कोरिया की कंपनी, अगेन 6.6%। टेंसेंट, चाइना की कंपनी है, 2.72%। अलीबाबा, चाइना की कंपनी है, 2.07%। मीडिया टेक, ताइवान की कंपनी है, 1.64%। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन ताइवान की कंपनी है, 1.19%। हॉनहाई प्रिसिशन, ताइवान की कंपनी है, 0.91%। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफरेंस, कोरिया की कंपनी है, 0.86%। और चाइना कंस्ट्रक्शन, चाइना की कंपनी है, 0.81%। तो देख लो फ्रेंड्स, जैसे जैसे रैंक नीचे आता जा रहा है, वेटेज कम होती जा रही है और ऐसे ही इन्फ्लो कम होता जाएगा। तो अगर आप टॉप 10 में देखो तो सबसे ज़्यादा कंपनीज ताइवान से आ रही हैं, कोरिया से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, और कोई कंपनी है ही नहीं है। तो यही मार्केट्स भी अच्छा कर रही हैं, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट आप इनके इंडेक्स देखो, यही अच्छा कर रहे हैं, इनके ही इंडेक्स टॉप पर है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि इन्फ्लो सारा जा कहाँ पे रहा है, हम देख रहे हैं ना इन्फ्लो जा कहाँ पे रहा है, तो इन्हीं मार्केट्स में जा रहा है, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का पार्ट है, तो यहीं पे फ्लो जा रहा है। अगर कोई एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है तब भी इन इंडेक्स में कर रहा है, इन कंपनीज़ में कर रहा है। अगर कोई पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है तो इन्हीं कंपनीज़ में कर रहा है, इसी इंडेक्स में कर रहा है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे, मतलब जो इंडेक्स में अगर पोजीशन चेंज होने से कैसे जो है इनफ्लो पर इम्पैक्ट आता है। और वैसे भी ये ख़राब ही न्यूज़ है फ्रेंड्स, सेलिब्रेट तो नहीं हम कर सकते कि इंडिया के पोजीशन जो है वेटेज कम हो गई या दो कंपनीज़ की जो वेटेज है वो कम हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखें तो ये फ्रेंड्स, जो इंडेक्स की वेटेज है ना, ये पोजीशंस हैं, ये शिफ्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो मतलब हर टाइम ये एक ही चीज़ नहीं फॉलो होगी कि यही कंपनीज़ इंडेक्स टॉप 10 का पार्ट होंगी, ठीक है, और कभी इंडिया की कंपनीज़ इसका पार्ट बनेंगी नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। टाइम टू टाइम सिनेरियो जो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम आने वाले टाइम में हम यही कहेंगे कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़, उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ करें, एआई में लेकर कुछ जल्दी प्रोग्रेस करें, तो जाकर हम बोल सकते हैं कि उनकी जो वेटेज इंक्रीज़ हो सकती है या फिर से वो टॉप 10 में आ सकती हैं। अगर कुछ ना कुछ ऐसा किया तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम फिर से टॉप 10 का पार्ट बने, या गवर्नमेंट कुछ टैक्स को लेकर कुछ फिर से कोई चेंज लेकर आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लो आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट में। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।